नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर अपनी किसान हितैषी सोच का परिचय दिया है। राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन, विदिशा, रतलाम, बुरहानपुर और खरगोन और खंडवा जिलों के किसान फसल की स्थिति हुए नुकसान और मुआवजे की ज़रूरतों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों को सर्वे तेजी से पूरा किया जाए और राहत राशि का वितरण जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस दौर पर किसी भी किसान को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता किसानों की सुरक्षा और आर्थिक पुनर्वास पर है। तो आइए सुनते हैं। क्या वैसा अर्चना हूँ इधर। अरे नमस्ते दीदी, वाह। बुरहानपुर बताएं दीदी, अपने साथ पांडुरंग विट्ठल बैठे हैं जी, मतलब किसान बैठे हैं इधर। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मुआवजा एक किसान को जिसको मिला है वो बुरहानपुर का है। तो हम टॉपर हैं और एक किसान को आप 3,60,000 दे रहे हैं अभी। वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आपसे बात करेंगे, हमारे किसान बंधु आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री, आपका मैंने केला फसल लगाई थी। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा केला फसल का मुआवजा मेरे को प्राप्त हुआ है। 3,60,000 मेरे को मेरे केला फसल का मुआवजा प्राप्त हुआ है सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और विनोद कुमार पुंडलिक भी बैठे क्या? हाँ, वो भी बैठे हुए थे। उन्हें भी एक कितना मेरा तुमको पैसा बताओ, बात करो। 1,51,000 मिला सर। 1,51,200 रुपया जी सर, आपको मिला है खाते में, है ना? तो विनोद कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज अभिनंदन करो जरा दीदी, जरा माननीय विधायक जी आपके साथ मौजूद है, बुरहानपुर के सारे जिले के साथ। भाई मैं आपको बहुत आभार देती हूँ। अगर अपनी सरकार ने इतनी सिंचाई न करी होती तो इतना केला भी ना होता। और आप प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपया हमारे को मुआवजा दे रहे हैं केले की फसल के लिए। और एक जानकारी के लिए बता दूं, हम केले का ये जो फसल मान लो नहीं आ पा रही, तो केले के वो जो बाकी तने और पत्ते सबके लिए कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री लगवा रहे हैं, ताकि आपको वो बाद में आम के आम गुठली के दाम, फल नहीं मिले तो पौधे का काम चलाएंगे। नहीं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। केले पर आधारित उद्योग पर आप काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ कि अभी विगत दिनों में आपसे मिली और आपने उस समय उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए आप प्रयास करके उसको जल्द से जल्द कराएंगे, ऐसा आपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इसका परिणाम आने पर भी मतलब किसानों को लाभ होगा और अपनी सरकार की भी बचत हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बधाई दीदी, बहुत बधाई, वाह, जोरदार। अभिनंदन। सरपंच है क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कितना पैसा मिल रहा है भाई साहब? आपके निर्देश पे कलेक्टर साहब, दीदी और मंडल अध्यक्ष जी ने बहुत तेज बारिश में भी आके निरीक्षण करा सभी गाँव का। अब तो सड़क पक्की बनी गई तो आ ही जाएगा, कितनी देर लगाए। जी भाई साहब, धन्यवाद। 5 घर के लिए रोड दी, उद्घाटन कर दिया मतलब कायदा से। जी भाई साहब, उज्जैन के किसानों की तरफ से आपका बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है कि ये दशहरे पे आपने दिवाली मनवा दी किसानों की। और सबसे बड़ा एक काम मतलब आपने जो किसान बोलना चाह रहा था उसके पहले ही आपने कि जो 10 तारीख से आप पंजीयन शुरू करने वाले थे वो आपने आज से ही कर दिए। और पंजीयन के लिए किसान बहुत उत्सुक होकर और पंजीयन करवा रहा है किसान। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब राहत राशि के बाद पंजीयन के बाद भावांतर का लाभ, और तब तक आपने जो सर्वे करवाया है तो बीमा सब, मतलब अब तो आपके राज्य में किसान जो है वो माला माल है। वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। ये उदय सिंह जी, देव सिंह जी बैठा गई। हाँ, बैठा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इधर बोलो। कितनी फसल है आपकी? सर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बताओ।
सर मेरी फसल बाढ़ में खराब हो गई थी तो उसकी राहत राशि बहुत अच्छी मिली है, लगभग 45,000 के आसपास। वाह, जोरदार बधाई आपको। 44,000 है, 2,000 कम मत करो। 44,284 है। और साहब भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। उज्जैन जिले में 1,43,43,639 रुपए आप किसानों को दे रहे हैं। आप भी किसान है, किसान के बेटे हैं, आपने उनको दुख दर्द को समझा और किसान लोग जो है दिवाली आपने पहले ही बनी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वाह, सबको बधाई, बहुत धन्यवाद। अब अपने पंजीयन करा के फटाफट और भावांतरण के सबके लिए अनुकूलता का माहौल बनाने के लिए वाहन वगैरह निकालना देखना। दिवाली का पहले दिवाली किसानों को तो मन गई, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा केंद्र सरकार ताली वाली बजाओ, बढ़िया दामर जी, अगली बार आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा। बोलो प्रहलाद जी, सेलाना से हैं आप, ये बताओ फसल कट के आई नहीं होगा, पहला जेब में पया आया कि नहीं तुम्हारे पास? आपकी बात बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन धन्यवाद किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ माननीय महोदय। एक घोड़ा रोज की हमारी समस्या। लाखन सिंह जी पवार, रतलाम से सजाउदा वाले, कहाँ है सर चरणदास जी? माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। पूरे जिले में अधिक वर्षा होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए आपने राहत राशि दिवाली पहले दे दी, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। क्या बैजनाथ सिंह जी के लड़के हिरमची गांव के बताएं जरा। नमस्कार, बताओ भारत सिंह जी। जी सर, आपके माध्यम से जो राशि मिली किसानों को, उससे किसान जो है हर्षित है बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 90,000 के आसपास हैं सर। वाह, ताली वाली बजाओ भाई। अच्छा, धान की फसल में 90,000 मिल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बधाई। देखो, दुख तकलीफ में हमेशा अपन सरकार के माध्यम से आपकी मदद कराते हैं, है ना। अपन सब मिलकर के किसान परिवार से आते हैं। मनोज कुमार जी, मनोज जी बैठे क्या? जी सर। कितना पैसा मिल रहा है मनोज जी? धान का ही मिल रहा है ना? जी सर, धान का मिल रहा है सर, मुझे 40,600 रुपए मिल रहा है सर, सारे विदिशावासियों की तरफ से सर, चरण स्पर्श। और सर नमस्ते सर, हम जैसे जो नए किसान आ रहे हैं सर, वो बहुत खुश है सर, ऐसा लग रहा है आप हमारे साथ है सर। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर हम छूट चुके हैं आपसे, आप बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ के आप हमको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो नई अपन सदैव कभी छोड़ नहीं सकते, जीवन भर साथ रहने वाले हैं, अपन सारे किसान परिवार के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन, जोरदार बधाई पूरे विदिशा वालों को, सब लोगों को। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा हुई है और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने से पहले ही रोक दिया गया। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि उनके जाने से माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन माता प्रसाद पांडे का कहना है कि हम कोई माहौल नहीं बिगड़ते, बल्कि प्रशासन अपनी कमियों का छिपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बरेली में हाल ही में एक संवेदनशील घटना हुई है और नेता प्रतिपक्ष वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें उनके ही घर में रोक दिया। और अब सवाल उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि को जमीनी सच्चाई देखने से रोका जा सकता है और क्या प्रशासन का यह कदम सही है? सुनिए। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते, यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का बरेली का, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ।
सपा का डेलीगेशन जाता है उससे पहले हमेशा रोक लिया जाता। पिछली बार मुरादाबाद जा रहे थे तो भी कहा गया कि धारा 344 लागू, माहौल बिगड़ेगा। इस बार बरेली जा रहे थे, फिर से डेलीगेशन रोक लिया गया। आप हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, कुल 14 लोग हैं, तो क्या बाकी जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे? और माहौल क्यों बिगड़ने लगता है? देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते, ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों ने जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। नहीं तो क्या अब आगे का क्या निर्णय रहेगा, किस तरह से आगे इसको देखेंगे? अब हम अपने पार्टी के लोगों से बात कर लेते हैं और उसी हिसाब से तय करेंगे। तो अभी क्या अखिलेश जी से इसकी बात हुई? अखिलेश जी यहाँ हैं, गाँव तो लंदन में है। तो अभी अब आगे आप लोगों का जैसे 8 डेलीगेशन, नहीं तो बाकी जो लोग हैं वो क्या पहुंच गए हैं? अभी मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं मुझे, अभी मैं पता लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को 12 बजे आया हूँ। तो रात के 12 बजे चिट्ठी। हाँ, ये चिट्ठी में क्या लिखा है एक बार दिखा दीजिए कैंप। अल्ले पूरा दिखा देते हैं, पढ़ के। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सुबह बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे सच में पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितैषी है तो उन्हें राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की लड़ाई और जातीय जनगणना के मुद्दे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने यहाँ भी तंज कसा कि राजभर जी को अब सत्ता की मलाई छोड़नी चाहिए। यह बयान उस समय आया जब जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्म हो रही है। सुनिए। ओम प्रकाश राजभर जी सीधे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करते? जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कभी उस पर बात नहीं करते, क्योंकि वो सत्ता की मलाई खाने में इस देश के पिछड़ों के हक की बात आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखते। अनुप्रिया पटेल जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को सवाल करने की उनमें हिम्मत नहीं है। इस देश के लोगों की सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की आवाज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। यदि ओम प्रकाश राजभर जी वाकई में पिछड़ों के शुभचिंतक हैं, अति पिछड़ों के शुभचिंतक हैं, तो राहुल गांधी जी की उस मुहिम में साथ जुड़े और सत्ता की मलाई छोड़ें। उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के बड़े बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने डिम्पल यादव की तुलना प्रियंका गांधी से करते हुए कहा कि महिलाओं में प्रियंका गांधी से भी बड़ा चेहरा डिम्पल यादव का है। डिम्पल और प्रियंका में जमीन आसमान का फर्क है। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्यवाणी भी कर डाली है कि 2029 में डिम्पल यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होगी और अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़वाया जाता है तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते थे। इस बयान के बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। सुनिए। डिम्पल जी कई बार की सांसद रही हैं और हमारे हिंदुस्तान की कल्चर में आपने जितने भी देखे होंगे महिला, तो उसमें सबसे सर्वोत्तम महिला अगर कोई होंगी तो आदरणीय डिम्पल यादव जी। उनका रहन सहन व्यवहार आम जनमानस में एक एक आदमी से मिलती है, कोई भी करता जाता है उसका सम्मान करती है। तो यह उत्तर प्रदेश की जनता का सौभाग्य होगा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने और डिम्पल जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन ये 29 में होगा, अभी 27 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और डिम्पल जी सबसे बेहतर चेहरा हिंदुस्तान की राजनीति में, महिलाओं में और इंडियन कल्चर के हिसाब से, भारतीय नारी के हिसाब से सबसे बेहतर और सुयोग्य है। डिम्पल जी देश की राजनीति कर रही हैं, सदन की कम से कम ये 4वीं-5वीं बार सदस्य रही हैं और हैं। और प्रियंका जी तो अभी अभी सदन की सदस्य हुई हैं, तो और उनके में जमीन आसमान का फर्क है। डिम्पल जी हैं,
उनकी तुलना हिंदुस्तान में सर्वोच्च जो हमारे महिला प्रणाली में और हिंदुस्तान की कल्चर में आता है, सबसे बेहतर, सबसे सुयोग्य, सबसे अच्छी है। मीडिया के साथ ही हम समाजवादी लोग हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करने का काम करते हैं, और जहां जो है जाता है सबके साथ लोग भीड़ लगती है और सबको सम्मान करते हैं। इसमें समाजवादी लोग सबका प्रशंसा करते हैं, अच्छी हैं एकदम। इंडिया गठबंधन की लीडिंग वो भी सदन की सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने में उनका भी एक अहम रोल है। शायद अगर कांग्रेस वाले अगर वाराणसी से चुनाव लड़ा दिए हो तो नरेंद्र मोदी झोला लेके वाराणसी से गुजरात चले गए होते। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस महीने का उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाना और समय रहते इसकी पहचान व इलाज को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ द सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, और विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं और उसके परिवार इस बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज के प्रति जागरूक हो। कार्यक्रम में उन महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जो स्तन कैंसर से जंग जीत चुकी है, और यह कदम अन्य मरीजों से हिम्मत और प्रेरणा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुनिए। मैं डॉक्टर विजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि अक्टूबर का जो महीना होता है पूरे विश्व में इसको स्तन कैंसर जागरूकता माह के हिसाब से मनाया जाता है। तो जो पूरे विश्व में कार्यक्रम करे जाते हैं जिससे कि महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में जानकारी दी जा सके, और चूँकि स्तन कैंसर इस समय पूरे विश्व में महिलाओं में नंबर 1 कैंसर है, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसी सिलसिले में ये जागरूकता अभियान हम लोगों ने चालू किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आम पब्लिक है, मरीज के अटेंडेंट हैं, जो मरीज हैं इस समय जिनका इलाज चल रहा है, उन सबको जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए एकत्रित किया है। उनको स्तन कैंसर के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी दी जा रही है, कैसे डायग्नोस होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे उसका इलाज होता है, तो इस सब के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो हमारे पुराने मरीज हैं स्तन कैंसर जो ठीक हो चुके हैं, उनको यहाँ बुलाया के सम्मानित करने के लिए, जिससे कि उनको प्रोत्साहित कर सकें, और जो अभी जिनका इलाज चल रहा है इस समय वर्तमान में वो प्रोत्साहित हो सकें, और बाकी उनको आगे की जानकारी मिल सके कि आगे किस तरह से आगे इलाज चलना है, आगे कैसे फॉलोअप में आना है। इस बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है इन लोगों को। अब लगभग कितने महिलाओं ने भाग लिया था आज जो कार्यक्रम में? आज करीब 50 से 55 महिलाएं हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो स्टाफ है वो लोग भी हैं, मरीज के अटेंडेंट भी हैं, आम जनता भी है इसमें, इन सभी को जानकारी दी जा रही है। कहा ये बहुत ही गंभीर बीमारी, अगर शुरुआत में अगर होती है तो इस कैसे पता चलता है कि ये यही जानकारी देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जब तक फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, और तब ठीक होंगे जब ये पहले स्टेज में पकड़ में आएगा। तो वही जानकारी देने के लिए एकत्रित किया है। क्या लक्षण होते हैं, जैसे स्तन में गांठ अगर है या निप्पल से कुछ खून आ रहा है, कुछ पानी आ रहा है, तो इसके बारे में अगर पता चलता है मरीज को, तो तुरंत जा करके किसी अच्छे डॉक्टर को, किसी विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए, उसकी जांच करा लेना चाहिए। जरूरी नहीं कैंसर निकले उसमें, अगर कैंसर निकलता है तो उसका तुरंत इलाज हो जाएगा। तो शुरू के स्टेज में स्तन भी बच जाएगा और जान भी बच जाएगी, दोनों चीज बच जाती है। तो यही जागरूकता करने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हर साल हम लोग आयोजित करते हैं। नहीं, अभी इसी सर इसका ये लाइलाज है कि इलाज भी है? नहीं, बिल्कुल इलाज है। देखिए, लाइलाज वो होते हैं जो स्टेज 4 हो जाते हैं। स्टेज 4 लास्ट स्टेज होती है जिसमें शरीर में फैल जाता है कैंसर, वो लाइलाज होता है। स्टेज 1, 2 और 3 इसमें बिल्कुल इलाज वाला है, बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 वाले भी ठीक होते हैं, पर अभी तो कम होते हैं। स्टेज 1 करीब 80 से 90% मरीज ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 में 50 से 60% ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 में 30 से 40% तक ठीक हो पाते हैं। कुछ कई समस्याएं हैं। एक तो जागरूकता नहीं है, दूसरा अनपढ़ हैं,
तीसरा उनके पास उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं है आसपास, है ना। और चौथी बात है उनके पास पैसे की कमी है गांव में, ठीक है। तो ये सब कई सारी कमियां हैं। तो यही चीज़ हम लोग जागरूक करना चाह रहे हैं इन लोगों को। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मरीज गाँव के आते हैं, अनपढ़ आते हैं, कि बस उनको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर स्तन में गांठ पड़ती है या शरीर में कहीं गांठ पड़ती है तो तुरंत आकर के एक बार दिखा लें, जांच करा लें। अगर कैंसर निकलता है तुरंत इलाज हो जाता है, वो सस्ते में हो जाता है। जितना स्टेज बढ़ती है उतना इलाज महंगा होता है, उतना ही ठीक होने के चांस कम हो जाते हैं और उतना ही जो है जान जाने खतरा रहता है। नहीं, बस यही बताना है, जैसे हम लोग यहाँ भी जानकारी दी कि अपना हर महीने या 2 महीने पे नहाते समय अपने स्तन को चेक कर लिया करें खुद अपने हाथ से। अगर कहीं भी इनको कोई दिक्कत लगती है, कहीं पे स्तन कोई सूजन आ रही है, कहीं पे स्तन में गांठ आ रही है, निपल से कहीं से खून निकल रहा है, तो तुरंत जो है किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा करके उसको दिखा लें और जांच करा लें। यही मैं सबको जो है देना चाहूँगा। इसमें जो आप ये भी बात कर रहे थे, तो फ्यूचर में हम लोगों का ये वो है कि जैसे एनजीओ के साथ मिलकर के हम लोग और बड़े स्केल पे कर सकते हैं कि और लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा कम उस पर हो रहा है क्योंकि और फंडिंग नहीं है ना। अगर एनजीओ मिल जाता है तो हम लोग एक बड़े स्केल पे इसको कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों को लेकर मंथन तेज हो गया है। शुक्रवार को बकपा और मकपा में संयुक्त रूप से 35 सीटों की मांग रखी है। बकपा ने 24 और मकपा ने 11 सीटें मांगी है। साथ ही वाम दलों ने गठबंधन से आग्रह किया है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए ताकि चुनावी तैयारियां पूरी गति पकड़ सके। बकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि दोनों दल संयुक्त सम्मेलन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच ठीक से की जाए। इसके साथ ही वाम दलों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग भी दोहराई है। अब देखना होगा कि महागठबंधन इस मांग पर क्या फैसला करता है और क्या वाम दलों की हिस्सेदारी पर सहमति बनती है कि नहीं। महागठबंधन में साबित होने वाला, इसलिए सम्मानजनक सीटें दी जाए। महागठबंधन के अंदर चाहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सम्मानजनक सीटें मिले ताकि हमारी कार्यकर्ता लड़ने वाली जनता बहुत ही मुस्तैदी से और खुद बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव मैदान में जोश के साथ काम कर सके के रास्ते पर ले जा रही है। इतने भारी पैमाने पर बेरोजगारी है, इतने आप लोगों को हमारे राज्य सचिव महोदय ने और हमारे सीपीएम के भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि इस 4 दिवसीय सैन्य अभियान में पाकिस्तान के 12 से 13 लड़ाकू विमान नष्ट किए गए, जिनमें 5 F-16 जमीन पर और 5 F-16 व GF-17 हवा में मार गिराए गए। इसके अलावा 2 जासूसी विमान भी नष्ट किए गए। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस, राडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स तथा रनवे पर सटीक हमले किए। कम से कम 4 राडार, 2 कंट्रोल सेंटर और 3 हैगर की पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए। और वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ट्राइम्स सुंदरसन और चक्र प्रणाली से दागी गई है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना की मिसाइल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को अपनी ही सीमा के भीतर सक्रिय होने से भी रोक दिया। इस ऑपरेशन में 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक सबसे लंबी सफल स्ट्राइक की गई है, जो अब तक का एक ऐतिहासिक सैन्य पराक्रम का ऑपरेशन सिंदूर अब तक भारतीय वायुसेना के इतिहास
में रणनीतिक जीत और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया है। Pakistan losses are concerned, I think it was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also, that we have struck a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. Now, coming to the third one. फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।